तो दोस्तों इसमें आपका स्वागत है। इसमें हम लोग जूनियर लेवल का मैथ साइंस का प्रश्न का एनालिसिस करेंगे। ये मेन बुकलेट बुक है। ये जो मेन बुकलेट एग्ज़ाम हॉल में जो पेपर मिलता है ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। इसमें 2.5 घंटा समय होता है। इसमें पहला जो भाग है मैथ साइंस वालों को बाल विकास का 30 प्रश्न, गणित का 30 प्रश्न और विज्ञान का 30 प्रश्न तथा प्रथम भाषा में हिंदी का 30 प्रश्न और तृतीय भाषा में संस्कृत का 30 प्रश्न का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसमें क्विकली रिवीजन करना है, केवल आंसर देखते जाएंगे कौन सा किसका सही है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और अभिकथन दिया गया है। अभिकथन ये है कि बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों के विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। तो ये पहला जो है गलत है। इसका निष्कर्ष है कि बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। तो ये भी क्या है, गलत है। अतः इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीसरा सही है। नेक्स्ट अगला दूसरा प्रश्न है कि एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों का उदाहरण लेती है, ये कोशिश कर रही है कि वे क्या करना चाह रही है, तो वे जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़े। नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न भी है हमारा कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। इसमें दिया गया है, कथन है कि सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। तो ये गलत है। दूसरा रीजन है कि दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या है, कथन। इसका जो कथन भी गलत है और निष्कर्ष भी गलत है, अतः इसका भी तीसरा सही है। नेक्स्ट अगला 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि विद्यार्थी के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा तीसरा, यानी विविधता का सामान्य चित्रण। विविधता का सामान्य चित्रण। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है कि वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन में तुलना करने के लिए किया जाता है, वो कौन सा आकलन कहलाता है। तो जो 5वां है ये मानदंड संदर्भित आकलन कहलाता है। नेक्स्ट अगला 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में दिया जा रहा है कि कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। तो ये पहला सही है। और दूसरा है कि आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। तो ये भी क्या है, सही है। अतः इसका 6 का पहला ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट अगला 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। जो 7वां का करेक्ट होगा वो क्या करेक्ट होगा, 4, यानी एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। नेक्स्ट अगला 8वां प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न में कथन दिया गया है। कथन दिया गया है कि अभिकथन है कि खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से सक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। तो ये सही है। और शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। ये दोनों इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न में दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। तो ये है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के
अनुकूल व्यवहार करना। तो ये जो है गलत है, इसीलिए ये सही है। नेक्स्ट अगला 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाले चुनौतियों का सही मेल कौन सा है? तो इसका जो सही मेल है इसमें कौन सा है? तो लेखन वैकल्य जो है सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है कि स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी को आसानी होती है। जो स्वलीनता से जूझ रहा होता है उसको क्या आसानी होती है? तो आसानी होती है परिचय और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। नेक्स्ट अगला 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न में दिया है कि प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें तीसरा सही नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है, ये सही है। नेक्स्ट अगला है कि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण क्या है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर तीसरा सही है कि विद्यार्थी के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में दे रहा है कि घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 14 का जो सही होगा दूसरा, यानी प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है कि जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में क्या होता है? उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबे अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। नेक्स्ट अगला 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न में कथन और निष्कर्ष दिया गया है और बताया जा रहा है, कथन दिया है इसका कि शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। और इसका रीज़न है कि जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने को और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो जो 16 है, 16 का करेक्ट आंसर 4 है, यानी इसका कथन और निष्कर्ष दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट अगला 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में दिया जा रहा है कि अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में, तो 17 का कौन सा करेक्ट है? तो 17 का दूसरा करेक्ट है कि शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न। 18 का कौन सा सही है? तो 18 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है? तो जो 18 का सही होगा वो होगा तीसरा, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। नेक्स्ट अगला 19 नंबर प्रश्न है कि एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा जिसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए वो क्या है? तो ये होगा सामाजिक रचनावाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न में दिया जा रहा है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। इसमें कथन है कि सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए सहानुभूति है यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है और दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। तो ये सही है और इसका रीज़न दिया है कि भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, तो ये गलत है। अतः इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का जो करेक्ट आंसर होगा दूसरा, ये सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न दिया गया है। 21 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है? तो छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो इसका पहला सही है व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न।
23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? तो जो 23 का 4 नंबर है वो सही है, यानी प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। यहाँ पे हमको 24 में भरना है, तो क्या भरेंगे? किशोरावस्था के दौरान एक प्रमुख ये विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। ये कथन निष्कर्ष से संबंधित है। इसमें पहला कथन दिया है कि बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं, तो सही है। और इसका रीजन दिया है कि समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है, तो ये गलत है। अतः इसका जो कथन एक है सही है, लेकिन इसका जो रीजन है ये गलत है। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? तो जो 26 है इसका करेक्ट आंसर है अमूर्त तर्क। नेक्स्ट अगला है जीन पियाजे की 27 नंबर। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर संस्कृति के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? 28 का कौन सा सही है? तो ये है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, यानी बुरे परिणामों से बचाव। नेक्स्ट अगला 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की की मान्यता में कौन सा जो जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी जो मान्यता है सामान्य है? तो ये है बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। बच्चे जो होते हैं अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न है कि लेओ वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्तावित किया था? तो ये बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला गणित का प्रश्न है और इस गणित के प्रश्न को देखेंगे इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है यदि 2a गुणे a बटा में b2a है जहां a और b अंक हैं, तो 31 का कौन सा करेक्ट होगा? 31 का इसमें यहाँ पे a और b का मान क्या रखा जाएगा कि ये समीकरण को क्या करे, संतुष्ट कर दे। तो यहाँ पे जो 31 नंबर है 31 का कौन सा सही होगा? तो यहाँ 31 का जो मान होगा तीसरा सही होगा, यानी a का मान 5 और b का मान a। नेक्स्ट अगला 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न में दिया जा रहा है कि a माइनस बी बराबर 11/5 है और a इंटू बी बराबर 3/4 है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा? 32 नंबर का कौन सा सही होगा? तो 32 का पहला सही होगा, 2 सही 4/5। अगला प्रश्न है 33 नंबर। यदि 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 माइनस x/2 बराबर है 10/3 के, तो 11x प्लस 21/2 का मान क्या होगा? तो 33 का कौन सा सही होगा? 33 का दूसरा सही होगा। कितना होगा? 31। नेक्स्ट अगला है 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न है 5 ब्रैकेट में 2x माइनस 4y प्लस 6 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 6 का एक गुणनखंड है, तो 34 का कौन सा सही है? 34 का जो सही है पहला और तीसरा सही है, यानी 3x माइनस 6y प्लस 1
और 3x माइनस 6y माइनस 1 ये दोनों जो है इसका गुणनखंड है। 35 नंबर प्रश्न है, इसका कौन सा सही है? यानी कोई दुकानदार एक पंखे को 1500 पर खरीदता है और इस पर 2500 मूल्य अंकित करता है और वह इस पंखे को इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है और साथ ही नगद भुगतान पर 250 की एक अतिरिक्त छूट भी देता है। यदि कोई ग्राहक पंखे को नगद भुगतान करके खरीदता है तो ये दुकानदार को कितना लाभ हुआ? तो 250 का। नेक्स्ट अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है कि जब संख्याएं 4, 10, 12 और 24 में से प्रत्येक में यक्ष जोड़ा जाता है तब इस क्रम में प्राप्त परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। 3x + 1 का मान क्या होगा? जो 36 है इसका 13। अगला 37 नंबर, यदि 3x माइनस 30 के पावर ये 30x माइनस 30 डिग्री और 2x + 20 डिग्री दो संपूरक कोण हैं तो 2x माइनस 4 डिग्री का मान क्या होगा? तो जो 37 है इसका करेक्ट आंसर होगा 72। अगला प्रश्न 38 नंबर की किसी त्रिभुज PQR के कोण P और Q क्रमशः 30 डिग्री और 50 डिग्री हैं। यदि कोणों P और Q के समद्विभाजक एक बिंदु O पर मिलते हैं तो दो कोण POQ माइनस 10 डिग्री का मान कितना होगा? तो जो 38 है इसका करेक्ट आंसर 270 होगा। अगला 39 नंबर प्रश्न कि निम्न मापनों में से किनसे एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती हैं? तो जो 39 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 39 का करेक्ट तीसरा होगा 8, 16, 12। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस अक्षर में घूर्णन सममिति नहीं है? घूर्णन जो है सममित नहीं है तो ये है ई। नेक्स्ट अगला है 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR और QS बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि QP बराबर x + y सेंटीमीटर और OQ बराबर 20 सेंटीमीटर, QR बराबर 16 सेंटीमीटर और OS बराबर y + 7 सेंटीमीटर है तो 7x - y का मान क्या होगा? तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो पहला 8 होगा। 42 नंबर है कि किसी समलंब के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 52 सेंटीमीटर और 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि इसकी असमांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर है तो इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो जो 42 है इसका पहला सही है 8 सेंटीमीटर। 43 नंबर प्रश्न है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर और किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से इस खेत को विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा? तो जो 43 है इसका करेक्ट आंसर है 30 सेकेंड। अगला 44 नंबर प्रश्न कि भुजाओं Q 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले तीन धातुओं के ठोस घनों को पिघलाकर एक अकेला ठोस घन बनाया गया। इस प्रकार बने नए घन की भुजा का मान क्या होगा? तो 44 का कौन सा होगा? तीसरा सही है 12 सेंटीमीटर। 45 नंबर प्रश्न कि प्रेक्षण 30, 61, 55, 56, 60, 20, 26, 45, 28 और 56 के माध्यक था बहुलक का मान क्या होगा? तो ये होगा 53। नेक्स्ट अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है और निकाले गए कार्ड की एक 10 या एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? 46 का जो होगा वो इसका जेड सही है, यानी जो इसका सही होगा वो सभी करेक्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये 46 का दूसरा सही है 3/26। 46 का दूसरा सही है 3/26। 47 नंबर प्रश्न है कि 0.4 पे बार प्लस 0.6 पे बार का मान क्या होगा? तो ये 48 का कौन सा सही है? तो ये पहला सही है, एक सही 1/9। नेक्स्ट अगला है 49 नंबर प्रश्न दिया है कि 4/7 का मान 9/16 का मान 1 सही 2/7 और 3/5 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर कितना होगा? तो जो 49 है इसका करेक्ट 1 नंबर होगा 81/112।
अगला 50 नंबर, किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है, निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता है? तो 50 का पहला सही है 5। नेक्स्ट अगला 51 नंबर प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में विद्यार्थियों के आकलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो ये गणितीय पदों की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना। नेक्स्ट अगला 52 नंबर प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है ये महावीर जो थे पहले भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने व्याख्या की एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, जिन्होंने कहा कि व्याख्या की मतलब कहा कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न में है कि कौन सा सही है, यानी जब दशमलव संख्याओं 1.5, 0.23, 1.6, 0.034, 1.13 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, तब एक विद्यार्थी ने उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया कि 0.23, 0.043 और 1.5, 1.6, 1.13। तो विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका उपयुक्त है कि विद्यार्थी में उस दशमलव संख्या को बड़ा मापने की एक भ्रांति विकसित हो गई है जिसमें दशमलव भाग में अधिक अंक हों। नेक्स्ट अगला 54 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट अगला 54 नंबर प्रश्न है। 54 नंबर प्रश्न में दिया जा रहा है कि एक शिक्षक ने एक शिक्षक ने बच्चों को एक एक इकाई के 6 वर्ग काटने को कहा और फिर पूछा इन वर्गों का उपयोग करके आप कितनी विभिन्न आकृति बना सकते हो और सबसे अधिक परिमाप वाली कौन सी आकृति बनेगी? इस क्रियाकलाप का सबसे कम उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है? तो जो 54 का है चौथा सही, यानी बच्चों को सामूहिक कार्य में संलग्न रखना। नेक्स्ट अगला 55 नंबर प्रश्न है कि एक बच्चा एक समीकरण x + 7 = 15 का हल इस प्रकार करता है कि x + 7 - 7 = 15, x = 15। तो उस बच्चे के लिए सर्वोत्तम उपचारात्मक कार्यनीति है। 55 का कौन सा सही है? तो दूसरा, यानी वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए समता की अवधारणा की व्याख्या कर रहा है। अगला 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंकगणितीय और बीजगणित के शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी में से कौन महत्वपूर्ण कौशल विकसित किए जाने चाहिए? तो संबंधों में पैटर्न खोजना, संबंधों में क्या करना? पैटर्न खोजना, और दूसरा क्या करना चाहिए? संख्या के मध्य संबंध देखना। ये दोनों सही है। अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न में क्या सही है, यानी कक्षा 8 में आकृति पढ़ाने के बाद एक शिक्षिका ने ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बनाई, निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है? इसका जो सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? तो 57 का दूसरा सही है, यानी आकृति वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है और इस तरह की यात्राएं विभिन्न विषयों में संबंधों को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट अगला है 58 नंबर प्रश्न। इसमें गणित की एक शिक्षिका उमा ने एक विद्यार्थी से पूछा बेलन के कितने किनारे होते हैं, और विद्यार्थी ने उत्तर दिया 2। उमा को चाहिए कि वो क्या करे? तो उमा को चाहिए कि विद्यार्थी के हाथों में बेलन दे और प्रश्न दोबारा पूछे। नेक्स्ट अगला 59 नंबर प्रश्न कि एक शिक्षिका बच्चों को एक वर्गाकार ग्रिड पर बनी हुई छवि देते हैं और कहते हैं कि इसकी बड़ी और छोटी पार्श्व छवियाँ बनाएं और निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में यह क्रियाकलाप कराने का एक उद्देश्य नहीं होगा? तो जो 59 है इसका तीसरा सही है, यानी सर्वांगीण और समानता की अवधारणा का परिचय देने के लिए। नेक्स्ट अगला 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि गणित में बंद सिरे वाले प्रश्न निम्नलिखित में से
किन्हें बढ़ावा नहीं देता है? तो ये अपसारी चिंतन को और रचनात्मकता को और किसको? तो उच्च स्तरीय चिंतन कौशल को। नेक्स्ट अगला 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर विज्ञान से प्रश्न। अब इसमें प्रश्न दिया गया है कि आपको चाइना रोज यानी गुड़हल सूचक दिया गया है। प्रथम प्रश्नली में आपने 2 बुध विलयन 1 की को डाली और विलयन के रंग में किसी परिवर्तन का प्रेक्षण नहीं किया। दूसरी प्रश्नली में आपने 2 बुध विलयन बी डाली और हरा रंग प्राप्त किया। और तीसरी प्रश्नली में अगले 2 बुध मिलाया और सी की प्रश्नली में मैजेंटा यानी गहरा गुलाबी रंग प्राप्त किया। तो इसमें से विलयन ए बी सी प्रकृति की पहचान कीजिए। तो 61 का कौन सा सही होगा? इसमें हमको क्या करना है? विलयन की पहचान करना है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो दूसरा सही होगा, यानी उदासीन, पहले में उदासीन, दूसरे में क्षारीय, तीसरे में अम्लीय। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। इसमें दिया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, इसमें से कौन सा सही है? तो किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है, सही है। और कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगातार लगाया गया बल अशून्य है। नेक्स्ट अगला 63 नंबर प्रश्न दिया गया है, ये भी कथन निष्कर्ष से संबंधित है। 63 का दूसरा सही है, यानी 63 का जो है दूसरा। और कथन है कि धातु के 2 समरूप पात्र लिए गए और पात्र ए को बाहरी सतह पर काला और पात्र बी को बाहरी सतह पर सफ़ेद रंगा गया। चरण 1 दोनों पात्रों को सूर्य की सीधी रोशनी में रखा गया। चरण 2 कुछ घंटों के पश्चात दोनों पात्रों को एक छायादार क्षेत्र में रखा गया। निम्नलिखित में से क्या प्रेक्षित किया जाएगा? तो ये पात्र ए और पात्र बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा और खोएगा। नेक्स्ट अगला 64 नंबर प्रश्न कि तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू से काटना क्यों मुश्किल होता है? तो जो 64 है इसका करेक्ट आंसर दूसरा है, संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर में कौन सा प्रश्न सही है? तो 65 का विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग होता है क्या होता है? धारा का प्रवाह बढ़ाकर। नेक्स्ट अगला 66 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा उन अंगों का समुच्चय है जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते हैं? तो इसका पहला सही है, ग्रसिका और बृहदांत और मलाशय। नेक्स्ट अगला 67 नंबर प्रश्न, ये कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न, और इसका कौन सा सही है? कथन एक दिया है कि केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है और उसके पास फेफड़ा नहीं होता। और बी है कि बैंगसी टैडपोल ये गलफड़ों के माध्यम से श्वास लेता है और इसके पास फेफड़ा नहीं होता। तो ये दोनों क्या हैं? दोनों सही हैं, ए और बी सही हैं। नेक्स्ट अगला है 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित को पढ़िए, XYZW को पढ़ना है और पहचानना है। इसमें से कौन सा सही है? X जो है वह भाग है जो परागकण उत्पन्न करता है, Y जो है वह भाग है जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है, और Z वह भाग है जहाँ मादा जननांग जहाँ परागकण अंकुरित होते हैं, और W वह भाग है जब फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता है। तो इसमें 68 का कौन सा सही होगा? तो दूसरा सही होगा, परागकोश, अंडाशय, वर्त्रिकाग्र और पंखुड़ियाँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नेक्स्ट अगला 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित आया है। 69 का कौन सा सही होगा? तो इसका ए सही है और आर गलत है। तो ये जो सत्य है, रोगों एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु मलजल यानी गंदा पानी का उपचार अनिवार्य है। और दूसरा इसका रीजन दिया है कि मलजल एक ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण है। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट अगला 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न में कौन सा सही होगा? 70 में दिया जा रहा है ए और सी। 70 का कौन सा सही होगा?
केवल ए सही है 70 का, यानी स्वरंध्र और रंध्र छिद्र होते हैं, स्वरंध्र और रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से क्रमशः कीट और पर्ण पत्ते गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसमें भरना है तो कौन सा इसमें शुद्ध रूप से भरा जाएगा, यानी जो 71 नंबर है इसका दूसरा सही है, यानी दक्षिण निलय रुधिर को फुसफुस धमनी में ढकेलता है और फुसफुस धमनी जो होता है ये विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़े तक ले जाता है। उसके बाद से फुसफुस शिराएं जो हैं ये ऑक्सीजन रुधिर को वापस फेफड़े से हृदय तक ले जाती हैं और बाद में अलिंद से रुधिर जो है, अलिंद से रुधिर है वाम निलय तक प्रवाहित होता है। उसके बाद से दक्षिण अलिंद शरीर के विभिन्न अंगों में ये रुधिर प्राप्त करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीसरा सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, इसका कौन सा सही है। तो इसमें दोनों जो है गलत हैं, यानी परिकल्पनाएं सिद्धांत बनाती हैं जो कि बाद में निलय नियम बनाते हैं, गलत है। और इसका गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं, तो ये भी गलत है। अगला 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न में कौन सा सही है, तो इसका पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः A1 A2 और A3 के संबंध में सही है। तो अनुमान अनुमान अनुमान, यानी कैक्टस जो है मरुस्थल पादप है, ये भी अनुमान है। और मरुस्थलीय पादप के अति छोटे आकार के पर्ण होते हैं, ये भी अनुमान है। और छोटे आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायक होते हैं, ये भी अनुमान है। नेक्स्ट अगला है 74 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं जाना जा सकता है। तो इसका जो 74 का करेक्ट होगा वो होगा दूसरा, यानी जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 75 नंबर प्रश्न है। 75 नंबर प्रश्न में दिया गया है, इसका तीसरा सही है वर्गीकरण, अवलोकन और परिकल्पना। यानी एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए कुतुब मीनार के आमोद प्रमोद भ्रमण की व्यवस्था करती है और विद्यार्थी ने कुतुब परिसर में लोहे का स्तंभ देखा। शिक्षिका ने विद्यार्थियों को स्तंभ के बारे में प्रदर्शित विवरणों को लिखने के लिए कहा, जो 1600 वर्ष पुरानी है और जंग प्रतिरोधी है। वह उन्हें अपने घर के लोहे की उन वस्तुओं को लिखने को भी कहती हैं जो उनके विनिमय रूप से इस्तेमाल होती हैं तथा जिनमें जंग लगती हुई है और जंग लगने के कारण और उसके रोकथाम के तरीके सोचने के लिए कहती है। तो ये वर्गीकरण, अवलोकन और परिकल्पना की बात कर रही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा किस प्रकार प्रस्तावित है और उस प्रकार से विज्ञान पाठ्यचर्या प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता है। तो जो 76 है इसमें कौन सा सही है, तो तीसरा, यानी विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 77 नंबर का कौन सा सही होगा। 77 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसका दूसरा सही होगा, यानी ABC। ये दिया गया है कि विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में प्रायः ही अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसी ही एक कहानी चीन में रेशम की आकस्मिक खोज की तथा सिल्क रूट रेशम मार्ग के माध्यम से बाकी दुनिया का रेशम से परिचय कराने से में यात्रियों एवं व्यापारियों की भूमिका की। तो इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है, विज्ञान की प्रकृति की समझ को विकसित करने का, दूसरा है ऐतिहासिक दृष्टि विकसित करने का, और तीसरा है इसकी सराहना विकसित करने की कैसे विज्ञान सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से सन्निहित ये अंतः स्थापित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा। तो इसका दूसरा सही है, यानी विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांत को पढ़ाना। नेक्स्ट अगला 79 नंबर प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न में दिया गया है
इसका कौन सा सही होगा? यानी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना तथा उन्हें धातुओं और अधातुओं के गुणों का निगमन करने के लिए कहना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है। इसमें कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। इसका कौन सा सही है? कि मीमांस जो है ये इसमें दूसरा और तीसरा सत्य है और पहला जो है सत्य है। सत्य को पढ़ते हैं। विज्ञान की प्रकृति को समझने में गतिविधियाँ और प्रेरणात्मक साक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दूसरा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमनात्मक उपागम द्वारा अधिकांश अवधारणाओं तक पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न है। ये भी कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। 81 में 4 नंबर सही है, ए और बी जो सही है। कह रहा है कि कक्षा 6 में बल पर पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा रखती है जिसमें वह बच्चों को यह कल्पना करने के लिए कहती है कि वे क्या करेंगे अगर वे गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूर तक लुढ़काए रखना चाहते हैं तो वह बच्चों के उत्तरों का कैसा सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है। तो इसका होगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए और विद्यार्थियों की पूर्व अवधारणाओं को आंकने के लिए। नेक्स्ट अगला 82 नंबर प्रश्न है। 82 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि यौनारंभ पर मादाओं में अंडाशय का आकार जो होता है ये बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन जो है एस्ट्रोजन उत्पन्न करता है और नर में वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होता है और हार्मोन्स का उत्पादन जो है क्या होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट अगला है 83 नंबर प्रश्न। 83 का कौन सा सही है? तो इसमें दिया है कि एक परिपथ में 3 समरूप बलों और एक स्विच को विभिन्न अवस्थाओं में जोड़ा गया है और जैसा कि नीचे दिया गया है किस व्यवस्था में बल्ब सर्वाधिक प्रदीप्त होंगे तो ये व्यवस्था जो है सभी बल्ब पार्श्व क्रम में है तब। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न। 84 का कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो दूसरा सही है, ये सत्य है आर गलत है। ये दिया है कि एनोडीकरण धातु को संक्षारण से बचाने की एक विधि है। रीजन है कि एनोडीकरण लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, ये गलत है। नेक्स्ट अगला है 85 नंबर प्रश्न। इसका कौन सा सही है? यानी चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक वायु में खुला रखने पर काली क्यों पड़ जाती हैं? तो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया के कारण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न में दिया गया है 86 में कह रहा है कौन सा सही होगा? तो इसमें दूसरा सही दे रहा है। यानी अमोनियम क्लोराइड जो है अमोनियम क्लोराइड क्या है? अमोनियम क्लोराइड HN3 और जो बी है बी ये है सोडियम क्लोराइड या NaOH और HCl जो है ये C है HCl और D है NaOH। नेक्स्ट अगला है 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और चरण दिया है कि कौन सा इसका करेक्ट होगा। तो इसमें चरण 1 एक भौतिक परिवर्तन है और चरण 2 एक रासायनिक। यानी चरण 1 चीनी का एक सांद्रित जो सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली जाती है तो ये है भौतिक परिवर्तन। और जो चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरामेलीकरण होने तक गर्म किया जाता है तो ये है रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है 88 नंबर कि किसी तत्व के आयन में 2 धन आवेश हैं, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है तो आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो जो 88 है इसका करेक्ट आंसर 11 होगा। नेक्स्ट अगला 89 नंबर प्रश्न। 89 नंबर प्रश्न में दे रहा है इसमें आपको बताना है कि प्रकाश की एक किरण वायु से विभिन्न प्रकाशित घनत्वों के 3 माध्यम A, B और C में यात्रा करती है।
नीचे दी गई सारणी संदर्भ लीजिए। XYZ बताया है प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन। वायु के माध्यम से ए में क्या होगा? वायु के माध्यम से ए में क्या होगा? तो ये घटती है और प्रकाश की आवृत्ति में ये परिवर्तन जो y है क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में जो परिवर्तन z का होगा वो क्या होगा? वृद्धि होगी। और प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन जो है ये वायु के माध्यम में क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट अगला 90 नंबर प्रश्न है। 90 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो संस्तर स्थिति और विसंस्तर स्थिति में जड़ों की वृद्धि एवं शाखन जल एवं खनिजों के अन्वेषणों के लिए लाभदायक होते हैं। यही क्या है? इसकी सही स्थिति है। नेक्स्ट अगला हिंदी का प्रश्न है। इसमें सामाजिक अध्ययन का पेपर है। यदि आप विज्ञान, मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैथ साइंस करेंगे। यदि आप SST के स्टूडेंट हैं तो आपका जो टॉपिक होगा SST का होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम SST का भी कवर करवाएंगे। इसमें मैथ साइंस का कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला है, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे हिंदी का। हाँ, और हिंदी का जो क्वेश्चन होगा वो सबके लिए सेम ही होगा। संस्कृत का भी जो क्वेश्चन होगा वो भी सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। हमारी भाषा एक जो है हिंदी और भाषा 2 में संस्कृत चुनेंगे। अब इसमें 91 नंबर प्रश्न है। 91 नंबर प्रश्न का देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और जो करेक्ट है उसका उत्तर दीजिए। तो 91 का कौन सा सही है? अभिकथन ये है कि शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए कई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करती है। तो ये सही है। और बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील अवधि होती है। इसका A और R दोनों सही है और A R की सही व्याख्या करता है। 92 नंबर प्रश्न है। 92 नंबर दिया है कि बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 का एक मुख्य सिद्धांत क्या है? तो बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक या सांस्कृतिक दोनों ही लाभ हैं। अगला 93 नंबर प्रश्न। 93 नंबर प्रश्न में दिया जा रहा है कि कुछ वाक समुदायों में एक ही भाषा के विविध प्रकार साथ साथ विद्यमान हैं। सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति को किस रूप में वर्णित किया जाएगा? तो जो 93 है इसका कौन सा सही होगा? तो ये होगा द्विभाषिक यानी द्विंगलासिया। अगला 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर में दिया है कि 94 में दे रहा है कि बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। एक पाठ्य सामग्री को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी पाठ्य सामग्री अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है और दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है। फिर दोनों समुचित पाठ्य सामग्री पर कार्य करते हैं। इस विधि को क्या कहेंगे? तो जो 94 इस विधि को क्या कहेंगे? आंशिक श्रुतलेख। 95 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है? तो ये 95 का कौन सा सही नहीं है? तो साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। अगला 96 नंबर प्रश्न। 96 है कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस होती है। अध्यापक उसे कुछ सरल रूप से पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा दी जा रही इस मदद को क्या कहेंगे? तो जो 96 है इसका करेक्ट पहला सही है यानी अवलंबन, स्कैप फोल्डिंग। नेक्स्ट अगला 97 नंबर प्रश्न। 97 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? तो यह है श्रव्य भाषावाद। अगला 98 नंबर प्रश्न। 98 में एक बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया गया है और बच्चे को इसे पढ़कर उस गद्य खंड के नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाएगा? तो बारीकी से गहन पठन, स्कैनिंग। नेक्स्ट अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न। एक अध्यापक
विद्यार्थियों को ये 5 चित्र दिखाता है और इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? ये जो गतिविधि है किसका उदाहरण है? तो रचनात्मक लेखन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है? जो 100 नंबर है इसका कौन सा करेक्ट होगा? तो ये है संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 101 नंबर। 101 में दिया गया है, पठन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें बी सही है, यानी पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए संकेतों का कोडिंग करता है, तो यही सही है और ये जो है गलत है। अगला 102 है कि एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण आकलन हेतु वह किस गतिविधि का चयन कर सकता है? तो वो करेगा, अध्यापक कहानी सुनता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट अगला 103 के निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित है? 103 जो है तो ये पहला है, अर्थग्राम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? इसमें से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? तो भाषा व्याकरण की संरचना नियमों के कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ये इसका सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न 105 नंबर। 105 है कि कक्षा 6 का एक अध्यापक श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और विद्यार्थियों से उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है जो मध्य में लिखे इस शब्द से संबंधित हो। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है शिक्षार्थी की शब्द संपदा में सुधार करना। नेक्स्ट अगला दिया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 106 से 111 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। पर त्राण कहाँ, किस्मत के लाखों भोग अभी तक बाकी हैं, धरती के तन में एक नहीं 100 रोग अभी तक बाकी हैं, जल रही आग दुर्गंध के लिए छा रहा चतुर्दिक विकट धूप, विष के मतवाले कुटिल नाग, निर्भय फण जोड़े रहे घूम, द्वेषों का भीषण तिमिर, बिहु पग पग प्रहरी है अविश्वास, है चसु सजी दानवता की, खिलखिलाता रहा है सर्वनाश, पर हो अधीर मत मानवते, पर हो अधीर मत मेरे मन, है जूझ रही इस बिहु बीच धरती की कोमल एक किरण, छा रहा चतुर्दिक विकट धूप का आशय क्या है? छा रहा चतुर्दिक विकट धूप का आशय क्या है? तो ये है चारों दिशाओं में भयंकर धुआं है। बचाव या त्राण कहाँ है? बचाव या त्राण कहाँ है? तो कोमल किरण के जूझने में। नागों का गुण नहीं है, नागों का जो गुण नहीं है, कौन सा गुण नहीं है? तो वो है घुमक्कड़ होना। और भिन्न शब्द कौन सा है? तो ये है कुटिल। नेक्स्ट अगला है, हो अधीर मत मानवते में कौन सा अलंकार है? हो अधीर मत मानवते में कौन सा अलंकार है? तो ये है मानवीकरण। और कवि अपने मन की अधीर होने से क्यों रोक रहा है? तो ये कवि क्यों रोक रहा है? क्योंकि धरती की कोमल किरणें जूझ रही हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये गद्यांश दिया गया है हिंदी का। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 112 से 120 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। एक तरफ यह लोक साहित्य एवं लोक विज्ञान की परंपरा है तो दूसरी तरफ लोक शास्त्र की परंपरा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ स्मृतियों और श्रुतियों की परंपरा रही है। उसका आधार हमारी मौखिक शिक्षा परंपरा थी। मौखिक शिक्षा परंपरा हमारे घरों में एवं आश्रमों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। घर भी गृहस्थ आश्रम ही हुआ करते थे। हर घर की एक शुचिता होती थी, मर्यादा होती थी, कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा, स्वास्थ्य संबंधी हमारे सुदीर्घ अनुभवों से उपजी शुचिता, इसे हम जीते थे। हमारी इस मौखिक परंपरा में भी शिक्षा न केवल कंठस्थ होती थी बल्कि वह कंठस्थ के बाद हृदयस्थ होती थी।
और हृदयस्थ करने के बाद उदारस्थ होती थी। यही वजह थी कि हमारे जीवन में वह रची पची शिक्षा पीढ़ियों तक ये जिंदा रहती थी। तब पूरा समाज एक एक शास्त्र को जीता था, किताबों की भी ज़रूरत नहीं थी। हमारा समाज तब ये सायास और सजग तरीके से इस परंपरा को का पोषण करता था। एक एक ग्रंथ तब एक व्यक्ति या परिवार के साथ जिंदा रहता था। यही लोकशाला थी, एक स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, सर्वसुलभ लोकशाला। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि हम लोकोन्मुखी बने और लोक जीवन के प्रामाणिक अनुभव को अपने सीखने का साधन एवं स्रोत बनाएं। आज ज़रूरत इस बात की भी है कि हम समाज में जगह जगह पर लोकशालाओं की स्थापनाएं करें और वहाँ पर 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के एक समुदाय को आमंत्रित कर उनसे सीखने के अलग अलग उपक्रम एवं आयोजन करें। आवश्यकता इस बात की है कि हम विभिन्न विषयों पर इस अनुभव सिद्ध समुदाय की बात सुने और उनके अनुभवों से सीखने का मानस बनाएं। लोक मानस से गहरे अवगाहन के बिना हम छोटे छोटे एवं बारीकी मगर साथ ही बेशकीमती अनुभवों की थाह नहीं पा सकते। आवश्यक है कि धैर्य और विश्वास की बिना धीरज धरे हम लोकशालाओं का पूरा लाभ नहीं ले सकेंगे। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जिस अनुभव सिद्ध समुदाय का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें माताएं तथा बहनें भी हैं तथा हमारे वयोवृद्ध वयस्क पशुपालक एवं कारीगर भाई लोग भी हैं। सभी जातियों और समुदाय के प्रति भी बारीकी का आस्था भाव आवश्यक है और यह विश्वास भी जरूरी है कि सिखाने वाला सदा बड़ा होता है। यदि ऐसी आस्था के साथ हम लोकशालाओं में प्रवेश करते हैं तो हमें ऐसी कई बातें सीखने को मिलेंगी जो आज तक विश्व की किसी भी पुस्तक का हिस्सा नहीं बन सकती हैं। फिर आइए हम लोकशालाएं चलें। अब लोकशालाएं के संदर्भ में किस बात की ज़रूरत नहीं है, तो इसका जो है लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। लोकशालाओं में क्या सीखने को मिलेगा, जो लोकशालाएं हैं उसमें क्या सीखने को मिलेगा, तो पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान। गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है। इसमें से अनुभव सिद्ध का अंग नहीं है कौन सा, वयोवृद्ध वैज्ञानिक। नेक्स्ट है भिन्न शब्द का पहचानना है। इसमें से कौन सा शब्द भिन्न है, 115 नंबर, तो इसका है साहित्य। साहित्य जो है भिन्न है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय क्या है, तो 116 का कौन सा करेक्ट होगा, तो ये होगा तीसरा, यानी आवश्यक होने पर भी ही कुदरती संसाधनों का उपयोग। नेक्स्ट अगला 117 लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद क्या होगा, लोकोन्मुखी का लोक जमा उन्मुखी। और 118 जो है ये लोकगीत की परंपरा का वर्णन नहीं है और मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है, तो ये कौन सा सही है, तो किताबों की ज़रूरत और लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य क्या है, तो ये है यह स्वावलंबी एवं निःशुल्क क्या होती है, शिक्षा देती थी। नेक्स्ट अगला संस्कृत। 20 में जो है ये संस्कृत का प्रश्न है, क्योंकि 120 तक हिंदी और द्वितीय भाषा संस्कृत है तो भाषा द्वितीय संस्कृत ले लिए। अब इसमें प्रश्न दे रहा है कि 12-18 मास पर्यंतः बालकाः विविधम अभिज्ञेयम् एक शब्द युक्त उच्चारणम् उत्पादयितुं प्रारभन्ते अयं कालः अस्मिन् दैनिक वस्तुभ्यः एकः शब्दः प्रयुज्यते कथ्येत। 121 का कौन सा करेक्ट होगा, तो ये होगा दूसरा, बहुविश्लेषणात्मक स्तर। नेक्स्ट अगला 122 नंबर प्रश्न है अधोलिखित कथन बताना है। 122 का कौन सा सही होगा, तो पहला एक सत्यम और बी च असत्यम। तो एक सत्य है यानी पठनावबोधेन पठन सामर्थ्येन च लेखन योग्यता प्रभावित भवति।
नेक्स्ट 123 है कि सर्वासां भाषणां कतिपयाः निश्चित सामान्य विशेषताः भवन्ति ता कथ्यन्ते। तो 123 का कौन सा सही होगा? 123 का पहला सही होगा, यानी भाषाया सामान्य सिद्धांत्या। नेक्स्ट अगला 124 नंबर प्रश्न, 124 में कौन सा करेक्ट है? 124 का तीसरा सही है, यानी कक्षायाम भाषिक वैविध्यम स्वीकरणेन किं भविष्यन्ति। तो छात्राम् आत्मविश्वासस्य वर्धनं येन तेषां कल्पनाशीलतायाः रचनात्मकतायाः च वर्धनं भवति। नेक्स्ट है 125 का, उदीयमान साक्षरताया भागरूपेण अधोलिखितेषु का मुद्रणबोधस्य एका विशेषता न वर्तते। तो ये है पूर्णवाक्यायन पठनस्य आरंभ। 126 नंबर प्रश्न, इसमें से कौन सा सही है? 126 का पहला, यानी BCA होगा। तो BCA को पढ़ लेते हैं। आधारभूतेषु पठन कौशलम अधिगम परिणाम अधो दत्ता। तो ज्ञात शब्द युक्तान कतिपयान वाक्यान शुद्ध रूपेण पठति। और इसका सी होगा उपयुक्त अनुतातेन विरतिभिः युक्तानां लघु गद्यांशां पठन्ति। उसके बाद से ए उपयुक्त अनुतानं विरतिः बलाघात परिवर्तनम इत्यादिभिः युक्तं लघु गद्यांशं विशुद्ध रूपेण प्रवाहशीलतया च पठति। नेक्स्ट 127 नंबर है। 127 में कौन सा सही है? 127 का सही है तीसरा, यानी अधोलिखितेषु कः विस्तारक पठनस्य भागः न अस्ति। तो विशिष्ट तथ्यार्थं सूचकार्थं च श्रवणम। नेक्स्ट अगला 128 नंबर प्रश्न है कि अधोलिखितेषु कार्येषु पठन कौशल्यस्य आकलनार्थ किं प्रयुक्तम न शक्यन्ते। तो 128 का कौन सा सही है? तीसरा, यानी अध्यापिका कथा वाचन सत्रम। नेक्स्ट 129 नंबर प्रश्न, 129 नंबर प्रश्न में क्या सही है? अधोलिखितेषु केन कथनेन श्रृंखलेखः सम्यक्तया परिभाष्यते। तो 129 का कौन सा सही होगा? दूसरा, यानी छात्राः युग्मेषु कार्य कुर्वन्ति धावी छात्राः पाठं प्रति अनुगच्छति तं सहभागिनी च कथयति तदा सहभागी पाठ लिखति। अगला है एक बालकः भाषाधिग्रहणे अंतर्जात सामर्थ्येन सह उत्पन्न भवति। भाषा अधिग्रहण विषये अयं विचारः केन समर्थित। तो 130 का ये होगा देशीयतावादी। नेक्स्ट अगला 131 नंबर प्रश्न है कि प्रतिक्रियालेखन उपागम लेखन प्रक्रियायाः तत्वं यस्य अंतर्गते लेख औपचारिक रूपेण स्वकार्यं बृहत्श्रोतागस्य समक्षम प्रस्तौति। 131 का कौन सही होगा? पहला, यानी प्रकाशनम। नेक्स्ट अगला प्रश्न 132 में कौन सा सही है? 132 का चौथा सही है, यानी व्याकरण। प्रश्न पढ़ते हैं। एके पाठे कठिन शब्दान प्रयुक्तम एका भाषाध्यापिका प्रथमं शब्दानां मातृभाषायां परिवर्तयति तदा छात्रान् तान् शब्दान् कंठस्थीकर्तुं निर्दिशति तया कस्य प्रयोगः क्रियते। तो व्याकरणानुवाद पद्धति। नेक्स्ट है एक छात्रः कस्यापि सहायता विना एकं कार्यं कर्तुं शक्नोति अपि च ते प्रौढानां सक्षमतर सहपाठिनां न वा साहाय्येन एकं कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। एतयोः द्वयोः मध्ये आगतं अंतरालं किं कथ्यते। तो 133 का सही है कौन सा? समीपस्थ विकास क्षेत्रम। नेक्स्ट अगला है स्थानीय
स्थानीय मस्तिष्कं क्षतिकारणेन भूयमाना भाषाक्रियायाम् एका विकृतिः येन अवबोधेन भाषिकरूपाणां रचनायां च वा काठिन्यम अनुभूयते कथ्यते। तो 134 का कौन सा सही है? 134 का चौथा यानी एफेजिया। नेक्स्ट अगला है एका प्रक्रिया यथा भाषा एकस्मात् वंशात् अयं वसनं प्राप्नोति कथ्यते। तो 135 का कौन सा सही है? यह है सांस्कृतिक संचारणम। नेक्स्ट अगला गद्यांश दिया है और इसके आधार पे प्रश्न पूछ रहा है। गद्यांश पढ़ लेते हैं। कस्मिंश्चित् वृक्षे कश्चित् काकः निवसन्ति एकदा सः त्रिसार्थः भवति सः जलार्थः यत्र तत्र अटति किन्तु कुत्रापि जलं न लभते सः तृषा व्याकुलः सः पुनश्च जलम् अन्वेष्टुं गच्छति सः कम्पि लघु घङ्घटं पश्यति तस्मिन् घटे अल्पजलमस्ति काकः चतुरः अस्ति सः पाषाणखण्डम् आनीय घटे निक्षिपति यदा घटः पाषाणपूर्णः तदा जलम् उपरि आगच्छति काकः जलं पिबति तदा कश्चित् हंसः तृष्णा अपि शान्तः काकः ईषद् हस्ति वदति च रे वयस्क भाग्यवान् असि त्वं यतो हि सरसि निवसति नास्ति तत्र जलस्य अभावः अतः एव भवान् जलस्य महत्त्वं न जानाति जलं विना अस्माकं जीवनम् अशक्यं हंसः वदति जानामि अहम् अतएव जलं जीवनम् इति उच्यते जलं देवतारूपेण पूज्यते काकः वदति एतद् जलम् ईश्वरस्य महत् वरदानं किन्तु सीमितं परिमितः वरदानं नूनं राष्ट्रिया सम्पत्ति एषा तस्याः रक्षणम् अस्माभिः करणीयम् अतः अहम् अर्धजलं पीत्वा अर्धं त्यक्तवान् मत् हृदयस्य अन्यः कोऽपि तृषार्त तद् जलं पिबतु इत्येव मम विचारः। हंसः भवति भो मित्रः ध्वन्योऽसि त्वं तव वर्णः कृष्णः किन्तु मनः धवलं सत्यं तव वचनम् अस्माभिः सर्वैः जलस्य माहात्म्यम् अवगन्तव्यं न तस्य अतिव्ययः विनाशः वा करणीयः अहं सर्वानां वयस्कान् जलस्य महत्त्वं कथयिष्यामि जलं नाम महद्रदन्ते भूमौ देवेन निर्मितं रक्षेत प्रदूषणनाशात् तत्संवर्धनेन मतिमानः अर्थात ईश्वरेण आस्था भूमौ जल नाम निधि रचितः अस्य संरक्षणं संवर्धनं च अस्मभ्यं पर कर्तव्यम् अस्ति। अब इससे प्रश्न दे रहा है कि जलम ईश्वरस्य महत् वर्धनानं नूनम संपत्ति ऐसा, तो ये होगा राष्ट्रीय। नेक्स्ट अगला है गद्यांशानुसार कस्य वर्णः कृष्णः किंतु मनः धवलम अस्ति, तो ये होगा काकस्य। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु पदेषु किम अव्ययपदम नास्ति, इसमें से किसमें अव्ययपद नहीं है तो तस्मै। और अस्माभिः सर्वे जलस्य किम न कर्तव्यम, इसका कौन सा सही होगा? 139 का दूसरा यानी अमितव्य। नेक्स्ट अगला है 140 का कौन सा सही है? यानी यद्यपि जलमेव जीवनम इति उच्यते तथापि केचन जना अस्य किम न जानाति, तो 140 का जो सही होगा तीसरा सही होगा महत्वम। अकिमर्थ अर्धमेव जलम पीतवान इति एवं
प्रश्नम कह कम पृच्छति, तो 141 का जो सही होगा वो होगा तीसरा सही है, अहम काकम। और अगला है अगंतव्यम इत्यस्मिन् पदे कह प्रत्यय प्रयुक्तः, तो जो 142 का है वो है कौन सा, पहला सही है, यानी तब्यत। नेक्स्ट अगला दिया है, ये भी गद्यांश दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यानी अस्मिन् भौतिकवादी युगे मानवाः भौतिकम उन्नति कर्तुम उद्यताः सन्ति, विज्ञान बलेन ते ईश्वरम अपि जेतुम इच्छन्ति, किंतु तथापि न अस्ति शांति कुत्रचित् एकः एकस्य अस्थार्थ हनन करोति, एकस्य उन्नतिम अन्यः न सहते, सर्वत्र चिंता विपन्नता कलहश्च लक्ष्यते। धर्ममूलक भावनायाः अभावः एव अस्य मूलकारणम्। अस्मिन् युगे परलोकस्य चर्चा अपि मूर्खता कथ्यते। मा भवतु परलोकः नास्ति कश्चित् लोकः, किन्तु मनुष्यजीवनस्य यत् कीर्तिक्षेत्रपदेन परलोकः अस्ति तस्य मरणानन्तरं तस्य सत्कार्य दुष्कार्याणां ध्यानं कृत्वा जगत् तस्य स्तुतिं निंदा यत् करोति, और तदेव परलोकः अस्ति तस्य नाम चिरस्मरणीय विस्मरणीयं वा भवति, तदैव परलोकः अस्ति। तस्मात् कारणात् सद्भावना सत्कर्म च अपेक्षते, तदेव धर्मः रक्षितः धर्म रक्षां करोति। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थातव्यम् इति धर्मः तस्य रक्षया स्वास्थ्यलाभः भवति। प्रायः स्नानं कृत्वा ईश्वरस्य चिन्तनं कर्तव्यम् इति धर्मः तस्य पालनेन मनः विमलं भवति। गुरोः शुश्रूषया विद्या भवति इति धर्मः तस्य पालनेन विद्यायाः लाभः भवति। छात्राणाम् अध्ययनं तपः इति धर्मः तस्य पालनेन लोकः विद्वान् भवति। अतः रक्षिति धर्मरक्षां करोति। प्राणान् व्यक्त्वा अपि धर्मस्य रक्षा कर्तव्य। य धर्मम् आचरति विपत्तौ अपि च धर्मः न त्यजति धर्म तं सन्ततः रक्षति। यः च धर्मस्य आचरणं न करोति न च तं रक्षति धर्म तं नास्यति। और अतः धर्म न हात्यव्यः न च हन्तव्यः अपि सततं रक्षितव्य। इदम् एव तथ्यं प्रकाशतया भगवान् मनुनां भविभणितं, यानी धर्म हवा हतो हन्ति धर्मो रक्षिति रक्षितः, तस्माद् धर्मो न हन्तव्यः मानो धर्मे हतो अवधितत्। नेक्स्ट है संसारे सह देशः सा जाति ते च जना एव जीवन्ति एषः धर्मः। धर्मः जीवित अस्ति। धर्ममार्गे बहूनि कष्टानि समापन्ति, किन्तु तानि सर्वेषाणि सहसा सहमान् यः धर्मात् न विचलितः सफलता तस्य एव चरणचुम्बनं विदधाति। इतिहास साक्षी अस्ति यद् सर्वदा सर्वत्र धर्मस्य एव विजयः भवति। किम् अधिकं रामस्य कृष्णस्य पाण्डवानाम् अन्वेषणानां च धर्मयुद्धरत्नानां विजयः। वस्तुतः धर्मस्य एव विजयः अस्ति। धर्म मानवस्य सार्वकालिकां मित्रम् अस्ति। सुखे दुःखे सम्पत्तौ विपत्तौ जीवनं मरणं लोके परलोके च धर्म एव परम सहायकः अस्ति। धनानि पशवः गृहाणि शक्तानि नार्यः पुत्राः सखायाः अन्ये च सर्वे बान्धवा सम्बन्धिनः च मरणोत्तर मानवः साहाय्यं त्यजन्ति, किन्तु एकः धर्म एव परलोकम् अपि तम् अनुगच्छति। यानी मनुष्य यत् तदेन परलोके अस्ति उचितं पदम ये चित्वा रिक्त स्थान पुर्यति। तो जो 143 का इसको भरेगा ये होगा कीर्ति क्षेत्रम, यानी मनुष्य जीवनस्य यत् कीर्ति क्षेत्र पदेन परलोके अस्ति। नेक्स्ट अगला है
144 नंबर प्रश्न है, इसका कौन सा सही होगा? यानी अस्मिन् भौतिकवादी युगे सर्वत्र किं न लक्ष्यते शांति, और सफलता कस्य जीवन जनस्य चरणचुम्बनम विद्धाति। सफलता कौन से लोगों की चरण चुमती है? तो वो है यह धर्मात् न विचलति, जो अपने धर्मों से विचलित नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदेषु किम पदम ल्यूट प्रत्यांत न अस्ति, तो इसमें होगा कौन सा सही? कृष्णम। नेक्स्ट है मरणोत्तरम के परलोक अपि मानवम अनुगच्छन्ते, 147 का तीसरा सही है धर्म। नेक्स्ट है मानवाः केन उपायेन ईश्वरम जेतुम प्रयन्ते, तो 148 का कौन सा सही होगा? दूसरा, यानी विज्ञान व बलेन। नेक्स्ट 149 है जनैः धर्मस्य रक्षा कान अपि त्यक्त्वा कर्तव्या, तो इसका सही कौन सा होगा? पहला, यानी प्राणान। नेक्स्ट है धर्मः कुत्र मानवस्य परम सहायक न भवति, तो इसका कौन सा सही होगा? पाप कर्मसु, तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा सही है। ये रहा सीटेट का 2026 का प्रीवियस ईयर पेपर जूनियर लेवल का। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।